नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 3 राज्य, 3 उपचुनाव और 3 अलग अलग राजनीतिक संदेश। देश की सियासत में इन नतीजों ने सिर्फ 3 विधायक नहीं चुने, बल्कि इस उपचुनाव ने कई बड़े संदेश दिए हैं। कहीं सत्ता बरकरार रही, कहीं विपक्ष ने वापसी की, तो कहीं एक नए राजनीतिक खिलाड़ी ने पूरे चुनावी गणित को बदल दिया। बिहार की बांकीपुर सीट ने सबसे ज्यादा चौंकाया है, जहां प्रशांत किशोर ने प्रचंड जीत दर्ज कर सियासी समीकरण बदल दिए। वहीं गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी ने कमल खिलाकर अपनी पकड़ मजबूत रखी, जबकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता का टिकट काटना भारी पड़ा और अंदरूनी कलह के बावजूद सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। उपचुनाव नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की है। अब तक जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस से सत्ता और विपक्ष पर सवाल उठाते थे, अब वही सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे। क्या बांकीपुर की जीत सिर्फ एक उपचुनाव का परिणाम है, या फिर ये बिहार में सियासत की नई पटकथा की शुरुआत है? क्या प्रशांत किशोर अब विधानसभा के भीतर सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों के लिए चुनौती बनने जा रहे हैं? और क्या दतिया का नतीजा बताता है कि टिकट वितरण में नाराजगी अब सीधे वोट में बदल रही है? और क्या कांग्रेस इन नतीजों से नया पॉलिटिकल पावर हासिल करेगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है, बिहार की भी चिंता कीजिए। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं। चर्चा में मौजूद है एकलव सिंह जी, विषय विशेषज्ञ हैं। स्वागत है एकलव जी। तारिक अनवर चंपारनी जी भी हमारे साथ हैं, जन स्वराज पार्टी से हैं। बहुत स्वागत है तारिक अनवर जी आपका भी। मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि उपचुनाव की जो बिसात बिछाई गई तीनों सीट को लेकर, लेकिन सबसे चौंकाया है बिहार ने चौंकाया है। तारिक अनवर जी, जन स्वराज पार्टी की ये पहली और बड़ी जीत है। क्या माना जाए, प्रशांत किशोर अब सिर्फ एक नाम नहीं, कह सकते हैं कि भविष्य के मद्देनजर, चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी आंधी के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, ये चौंकाना उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बांकीपुर के गलियों में, गांवों में, घरों में घूमा नहीं था। इस पूरे चुनाव के दौरान जो लोग भी, खास तौर से जो पटना के बाहर के मीडिया हाउसेज है, वो दिल्ली में हो या मुंबई में हो, उन लोगों के लिए लगता होगा कि प्रशांत किशोर ने चौंका दिया है। लेकिन जो लोग यहाँ कवर कर रहे थे, पिछले 2-3 महीने से बांकीपुर में घूम रहे थे, उन लोगों को इस बात का अंदाजा था कि रिजल्ट यही आने वाला है। इसीलिए आपने कल देखा होगा कि जब प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि इतनी बड़ी मार्जिन से जीत होगी कि बीजेपी वाले लोग कई महीनों और वर्षों तक सोचते रहेंगे कि बांकीपुर में क्या हो गया। तो ये हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए हो, बांकीपुर के बाहर की जनता के लिए चौंकाने वाली बात हो। नहीं, इसलिए भी तारिक जी सवाल इसलिए उठता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी वो खड़े हुए, बड़ी तादाद में उम्मीदवार उतारे गए, लेकिन जीत नहीं मिली। लेकिन बांकीपुर सीट जैसे अकेले प्रशांत किशोर आते इस सीट पर और सीधे जीत कर जाते, जबकि पिछली बार चुनाव नहीं लड़े, पहला चुनाव और जीत के आए। यानी अब सिर्फ रणनीतिकार तक सीमित नहीं है प्रशांत किशोर, जन नेता के तौर पर उभरेंगे। ये उम्मीद है आपको या भरोसा है? प्रशांत किशोर जी ने तो 2021 में ही कह दिया था कि भाई अब वो रणनीतिकार नहीं है। और जब जन स्वराज की पदयात्रा जब शुरू हुई, जब अक्टूबर 2022 में जब हरवा आश्रम से, उसके बाद तो ये स्पष्ट था कि जन स्वराज को पार्टी के फॉर्मेशन में जाना है। और जब पार्टी बन गई और चुनाव जब लड़ा गया तो राजनेता तो हो ही चुके हैं, उसमें अब कोई नई बात नहीं है। ये कहिए कि सदन में जा रहे पहली बार, ये तो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सवाल ये है कि जो जन स्वराज की जो अपनी फिलॉसफी रही है, जन स्वराज की जो अपनी रणनीति रही है, नीति रही है, उस नीति को, उस फिलॉसफी को एक्सपेंड करने के लिए एक ये बढ़िया मौका हमें मिला है बांकीपुर से। ठीक है तारिक जी, मैं बने रही हमारे साथ। एकलव जी का रुख करना चाहूंगी। एकलव जी, अब जन स्वराज पार्टी को लेकर, इस जीत को लेकर तो खुश होना भी लाजमी है, तारिक जी ने जिससे बात कही, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी 3 राज्य, 3 अहम सीटें और जो परिणाम यहां पर सामने आया है, क्या माना जाए ये सिर्फ इन 3 उपचुनाव के लिए ही 3 सीटों का परिणाम है, या इसे 2027 से 2029 तक जोड़कर देखा जाए? ये क्या मैसेज है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं तारिक जी को बधाई देना चाहूँगा। ये एक जन स्वराज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।
और जितनी बड़ी जीत जन स्वराज के लिए है, मैं समझता हूं कि उतनी ही बड़ी या उससे भी बड़ी हार है भाजपा के लिए। ये मैं समझता हूं कि 2024 के बाद सबसे बड़ा झटका है भाजपा के लिए। देखिए श्वेता जी, इसमें ना हमें कुछ बेसिक्स समझने पड़ेंगे। आप सोचिए कि अगर प्रशांत किशोर आपके कैंडिडेट होते तो आप क्या करते, या मैं तो बहुत क्लियर हूं कि अगर वो मेरे कैंडिडेट होते तो मैं क्या करता। वो विकास की बात करी उन्होंने, प्रगति की बात करी, शिक्षा की बात करी, युवाओं के लिए नौकरी की बात करी, और दूसरी तरफ क्या कैंडिडेट था जो अपना नॉमिनेशन, पहले तो जब नॉमिनेशन जिस कैंडिडेट का हुआ, जिसको पहले कैंडिडेट बनाया गया, पता चला कि उनके दोनों माता पिता जो हैं वो चारा घोटाले में कारावास कर चुके थे। जब उनका नॉमिनेशन विड्रॉ हो रहा था तो उस समय वो अपना जो पेपर था वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। उसके बाद जिसको कैंडिडेट बनाया गया उनका अहंकार आकाश पे पहुंचा हुआ था। तो मैं तो बहुत क्लियर हूं श्वेता जी कि लोगों के सामने चॉइस बहुत ज्यादा क्लियर थी। और देखिए मुझे लगता है कि बहुत समय से एक जनता को हमेशा एक टीना फैक्टर की बात होती है भाजपा के लिए या मोदी जी के लिए कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो कम से कम मैं समझता हूं कि उस तरह से ये जो चुनाव है एक तरह से गेम चेंजर है। प्रशांत किशोर ने यह साबित किया है कि विकल्प हैं राजनीति में। उन्होंने जिस तरह से मेहनत करी, जिस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने साबित किया कि अगर कोई मेहनत करता है लगातार तो परिणाम मिलते हैं। देखिए श्वेता जी, आप देखिए कि यहां तक भाजपा भी कैसे पहुंची है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अहंकार और अति आत्मविश्वास की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो ऐसा ही होता है। हमारे राजस्थान में अंता विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आपने देखा था ना। आपने एक रिसेंटली हमारे एक राजस्थान के मंत्री हैं, उनकी वो वायरल ऑडियो क्लिप सुनी होगी कि क्या रात के 12 बजे मुझे उठा रहे हो, ये कोई टाइम है फोन करने का। और वो एक मतलब हेल्थ इमरजेंसी थी। मैं आपको एक अपने जानकार की बात बताता हूं। उनका एक किसी मंत्री जी से काम पड़ा था क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से संबंधित था, तो उन्होंने पता है क्या बोला मंत्री जी ने उनको, कह रहे मोदी ने जिताया है ना तो जाके मोदी को उठाओ, मुझे क्या उठा रहे हो रात को। तो अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं श्वेता जी। अगर आपने देखा हो तो अयोध्या में, जिसको कि फैजाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस वर्ष वहां पे राम मंदिर बन के खड़ा हुआ, वहां पे जो लल्लू सिंह जी का जो कैंडिडेचर था, सब मतलब जमीन से जो आपके पास फीडबैक आ रहा है। आपने देखा होगा कि इस चुनाव में भी एक बात चली, मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से वो बयान सुना नहीं मुख्यमंत्री जी के मुंह से, लेकिन ऐसा कहा गया कि उनने प्रचार के दौरान ये कहा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं कि हम यहां से किसी कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए, या इनका कैंडिडेट सिलेक्शन गलत था, या फिर प्रशांत किशोर की मेहनत इतनी थी कि अगर कोई स्ट्रांग भी खड़ा होता तो शायद वो हारता। ये सब कुछ था श्वेता जी। आप इस बात को समझिए कि राजस्थान के जो 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे घटना हुई थी कि वो अपने पुत्र को जब नहीं जिता पाए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनके बूथ पर ही वो हार गए थे, तो भाजपा ने बड़ा हल्ला मचाया था कि भाई अपने ही बूथ पे अपने पुत्र को नहीं जिता पाए। यहां तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, वो अपने बूथ पे अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। जो बहुचर्चित पूर्व गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो अपने बूथ पे अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए। तो ये क्या है? ये अति आत्मविश्वास नहीं है, ये पराकाष्ठा नहीं है अहंकार की। तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस करे, ये सारे हैं, और ये बहुत बड़ा विषय। मुझे लगता है कि ये चुनाव एक तरह से गेम चेंजर है आने वाली राजनीति के लिए। बिल्कुल गेम चेंजर चुनाव। प्रतीक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। प्रतीक जी, स्वागत है आपका और बधाई दतिया के लिए। अब ये 3 जो सीट उपचुनाव है, इसमें कांग्रेस दतिया की जीत को कैसे देखती है और बाकी दोनों सीट को लेकर भी? देखिए, एक तो सबसे पहले देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि बरसात की वजह से आ नहीं पाया। दूसरी बात, ये जो तीनों उपचुनाव है उसकी तारीख बड़ी अहम है। ये चुनाव हुआ था 30 जुलाई को, और आपको याद होगा कि उससे पहले एक जनजी प्रोटेस्ट चल रहा था, और नितिन नवीन जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वो छोड़ करके राज्यसभा गए, वहाँ पे जाके बोल रहे थे कि जो जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो छात्र हैं, वो कॉकरोच है, वो वायरस है इस देश के लिए। तो उस देश की जनजी ने दिखा दिया कि अगर आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे, पेपर लीक करेंगे, उनके खिलाफ अपशब्द बोलेंगे, तो किस तरीके से बदला लिया जाता है। ये जो वोट डला है वो वोट डला है नीट पेपर लीक के खिलाफ, जनजी ने आक्रोश दिखाया है। ये वोट डला है जो वो चंदा चोरों के खिलाफ वोट डला है। ये जो वोट डला है वो जो उज्जैन के अंदर
जो मोहन यादव ने अपने परिवार वालों को सारी जमीन दे दी, उसके खिलाफ जनता ने ये आक्रोश व्यक्त किया है। और मुझे लगता है अगर भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो 2010 से लगातार नितिन नवीन जीत रहे हैं और उससे पहले उनके पिताजी जीता करते थे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हार है बीजेपी के लिए और इससे सबक लेना चाहिए। सबक लेकर के अभी भी, क्योंकि हर दिन आए दिन कोई ना कोई बीजेपी का नेता जैन जी को कभी कुछ कहता है, कभी जो जंतर मंतर पे जो छात्र आंदोलन रहते हैं उनको गालियां देते हैं। तो अब बीजेपी को इससे सबक लेते हुए उस पर स्टॉप लगाना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। वो इस देश की जनता ही तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अहंकार बड़ा चढ़ा रहेगा। सीखने के लिए कुछ भी नहीं है बीजेपी के पास। लेकिन दतिया सीट आप जीत कर आए हैं और कांग्रेस, देखिए लगातार बार बार कहा जाता है कि हर एक सीट लगातार हार रही है कांग्रेस, आत्मविश्वास खोता है। क्या दतिया सीट एक बार वापस कांग्रेस का आत्मविश्वास लेकर आई है और आप कॉन्फिडेंट है 2027 से 2029 तक के चुनावों को लेकर कि ये परिवर्तन, ये बदलाव जो आज एक सीट में कांग्रेस के फेवर में आया है, वो संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी? देखिए 2018 के अंदर भी मध्य प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस की बनी थी। वो अलग बात है कि खरीद फरोख्त करके कुछ लोगों को वहां से यहाँ ला करके और उन्होंने कब्जा कर लिया और उसके बाद में जिस तरीके से धनबल का प्रयोग करके, चुनाव आयोग का प्रयोग करके जिस तरीके से सरकारें बनाई जा रही है, सरकारें लूटी जा रही है, चाहे वोट चोरी करके जो लूटी जा रही है। लेकिन अब इस देश की जनता है वो धीरे धीरे समझ रही है इस बात को कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, चंदा चोरी हो रही है, पेपर चोरी हो रही है। और बिहार, पर्टिकुलर एक बिहार की और बात करूंगा कि बिहार में इस प्रोटेस्ट के दौरान आपको याद है कि AK-47 के 3 राउंड फायर हुए थे, ये एक्सेप्ट किया है। तो ये उन AK-47 के जो 3 राउंड फायर हुए थे उसके खिलाफ भी वोट है, ये जैन जी के आक्रोश का वोट है। तो मुझे लगता है बीजेपी को ये बात समझना चाहिए और जनता भी इस बात को समझ चुकी है कि अब बीजेपी इस देश को और राज्यों को चलाने में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम साबित होती जा रही है। सिर्फ अपनी जेबें भर रही हैं, अपने खजाने भरे जा रहे हैं। मनीष पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मनीष जी, स्वागत है आपका। मनीष जी, गुजरात तो जीत गए, लेकिन गुजरात की जीत से ज्यादा जो चर्चा है वो MP और खास तौर से बिहार में हार को लेकर है। क्या कहेंगे मनीष जी, कहां कमी रहेगी? क्या चूक हुई या ओवर कॉन्फिडेंस था ये जो जीत नहीं दिला पाया? श्वेता, बिल्कुल, समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत उसके बीच में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पक्की बात है कि ये कोई सदी की हार हो गई है जिस तरह से ये बता रहे हैं। ये हो गया, वो हो गया, इस कारण हो गया, सारा जो मसाला है वो इसी कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पक्की बात है कि इसके बारे में मंथन किया जाना है और ये जो हार के रीजन हो सकते हैं उन पर विचार करेंगे। और चूंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसके बारे में विचार निश्चित तौर पर करके और उसको ठीक प्रकार से सही करेंगे। इसमें कोई वो नहीं है, जो है जनता का। लेकिन मनीष जी, अगर कोई आम सीट होती ना मनीष जी, तो ये बातें फिर भी जस्टिफाई हो जाती। लेकिन बांकीपुर सीट यानी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, दूसरी तरफ दतिया जहां पे पूर्व मंत्री रहे और नरोत्तम मिश्रा, कहा उनके टिकट को काटा गया, दूसरे को टिकट दिया गया। क्या ये अंदरूनी लड़ाई के तौर पर समर्थन ये साथ नहीं मिल पाया या ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई हम तो कहीं भी खड़े कर दे, बीजेपी को ही लोग वोट देंगे? रीजन इसमें बात तो करनी पड़ेगी। ये मंथन इतना छोटा या इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। नहीं, बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा। मैंने आपको कहा ना कि ये तो सही बात है, पर कोई एक फैक्टर के कारण हार हो गई है ऐसा नहीं है। जो वोटों का डिवीजन है, जो कोई और वो सब लामबंदी है, खेमाबंदी है, उसके बीच में कई बार ये निश्चित तौर पर है कि हाई प्रोफाइल सीट्स पर विरोधियों को कई एडवांटेज होते हैं। और ये भी बात सही है, ये भी एक विचार का ही विषय है, क्योंकि ये जब समीक्षा होगी तब सामने आएगा। पर मुझे जो फौरी तौर पे लग रहा है देयर मे बी सो मेनी रीजन बिहाइंड दैट, और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि चूंकि वोट कम होते हैं तो 1.5 लाख वोटों का है, उसमें कुछ वोटों का शिफ्टिंग हो सकता है और उसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन ये बीजेपी इसको सीरियस लेगी और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि जो हार है उसका रीजन का विचार करने के बाद भाजपा सुधार करेगी अपेक्षित। एकलव जी, इन चुनावों में कैंडिडेट सिलेक्शन को कई फैक्टर्स काम आते हैं, लेकिन ये 3 उपचुनाव थे। उपचुनाव को में भी कहीं ना कहीं लापरवाही होती है कि ये तो हमारी सीट है या हमें बहुत वोट मिले, हम एक तरफा जीत कर आए हैं। कौन सा फैक्टर आपको इन तीनों सीट को लेकर लगता है? देखिए श्वेता जी, ऐसा है कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट भाजपा की गलतियों का है। आप देखिए कि मैंने आपसे पहले बताया कि अयोध्या में लल्लू सिंह के साथ क्या हुआ था कैंडिडेट सिलेक्शन में, और इस तरह से लगातार श्वेता जी जब होते रहता है, जब और इसका इफेक्ट सिर्फ जनता पे नहीं होता, कार्यकर्ता पे भी होता है। जब उन्हें लगता है कि हमारी सुनवाई है ही नहीं,
बस ऊपर से कोई थोप दिया जाएगा और उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, हम फीडबैक देंगे, उसको सुना नहीं जाएगा, तो इसी तरह का परिणाम आता है। मैं बड़ी एक मतलब मैं कोई इतना बड़ा पॉलिटिशियन या चाणक्य नहीं हूं, लेकिन एक सहज बुद्धि की बात बताता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस की। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे लगातार भाजपा इतने दशकों से जीतती रही है, ये स्वर्ण बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां पे एक जो कायस्थों का जो एक है बहुत बड़ा सेगमेंट है वोट का, और वहां पे आप देखिए कि कायस्थों को किस लिए माना जाता है। वो पढ़े लिखे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, विकासशील होते हैं, देश में आईएएस आईपीएस बन के वो बैठे हुए हैं, चाहे बिजनेस सेक्टर हो उसमें उनका बड़ा नाम है। और वहां पे आप ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हो जो कि मतलब अपना नॉमिनेशन पत्र ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, और सामने वो व्यक्ति है उसके जो प्रशांत किशोर, जो विकास की बात कर रहा है, प्रगति की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, युवाओं की नौकरी की बात कर रहा है। तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट इस चीज का है। और देखिए एक बात है कि इसमें कैंडिडेट सिलेक्शन में किसका, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो ये कि आगे पीछे और कई चीजें एकदम बिल्कुल एनालिसिस करके उतारते, और कभी कभी बहुत चीजों को ऐसे ही फ्लेक्सिबल छोड़ देते हैं कुछ सीटों के बारे में, लेकिन वो तब जब बड़ी तादाद पे सीट्स हो और एक दो सीट के लिए कहीं कोई समझौता होता है। इसमें क्या है? एरोगेंस और अहंकार, और कुछ भी नहीं है श्वेता जी। देखिए श्वेता जी, बीजेपी को यह याद करना पड़ेगा पहले तो कि बीजेपी यहां तक पहुंची कैसे है। जब बीजेपी जब 2 सीट्स की पार्टी थी, तो बीजेपी यहां तक इसलिए पहुंची क्योंकि धीरे धीरे उनने अलग अलग सीटों पे बेहतर कैंडिडेट्स दिए, तब जाके जनता ने उनको चुनना शुरू करा। उन्होंने बेहतर विकल्प से मेरा मतलब एक ये भी है कि बेहतर मुद्दे उठाए, जो जनता के मुद्दे थे वो उठाए। ऐसे नहीं होता कि भाई मोदी जी का नाम है, आप मोदी जी को ही ले लो। आप डिफरेंस देखो इन कैंडिडेट में और मोदी जी में। मोदी जी को लगा कि भाई दिल्ली में ये जो आंदोलन है इसने एक पकड़ बना ली है और यहाँ पे हमारे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन बन रही है। उस आदमी ने तो अपने आप को जो सबसे शीर्ष पद पे बैठा है, अपने आप को रीइन्वेंट, ये हो सकता है कि भाई वो सही हो गलत हो, उसका कितना इफेक्ट हुआ हो, लेकिन एफर्ट हुआ। वो खुद इंस्टाग्राम पे आए, 5 रील डाली, उन्होंने कोशिश करी, और ये कहते हैं कि साहब हमें क्या करना है, मोदी जी है ना, जीत जाएंगे उनके नाम पे। ऐसे नहीं जीते जाते चुनाव। बिल्कुल ठीक है। तारिक अनवर जी भी मैसेज लगा। तारिक जी, आपने कहा कि नेशनल मीडिया या सब ये कह रहे थे कि वो चौंके इसलिए क्योंकि वो तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तारिक जी, इस जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है, और ये आने वाले चुनावों में कितना मोटिवेट करेगा, जन स्वराज पार्टी को कितना मजबूत करेगा? देखिए, वजह इसमें कई सारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में कैंडिडेट गलत था इसलिए प्रशांत किशोर जीते, तो उनको ये समझना होगा कि ये चुनाव नीरज सिन्हा नहीं लड़ रहे, ये चुनाव नितिन नवीन जी खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि वो विधानसभा को पिछले 35 साल से रिप्रेजेंट करते थे, और वो खुद 3 बार दिल्ली से यहाँ है, लगभग 8 दिन का समय उन्होंने यहाँ दिया है। सम्राट चौधरी गली गली घूमे हैं, पूरी पदयात्रा किए हैं। जिस जाति के जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, सभी अपने समाज में जाकर लोगों के बीच गए हैं, वोट मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, सीपी ठाकुर यहाँ के बड़े नेता रहे, अपने बूथ पर हार गए हैं। रामकृपाल यादव कितने बड़े नेता, लगातार एमपी रहे, यहाँ से विधायक है, मंत्री रहे कैबिनेट में, अभी वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री, अपना बूथ हार गए। नीरज सिन्हा कैंडिडेट है, अपना बूथ हार गए हैं। उसके बाद जो बंटी पहले कैंडिडेट बनाया गया था, वो अपना बूथ हार गए हैं। वेद ठाकुर अपना बूथ हार गए, रविशंकर प्रसाद अपना बूथ हार गए हैं। तो आप ये इसको इतना सिंपली आप नहीं कहते कि कुछ कम्युनिटी चीजें रही होगी और जो है ना नुकसान हो गया होगा, नहीं। पूरी बीजेपी की मशीनरी लगे हुई थी, प्रशासन लगे हुए थे। आप देखिए कि जन स्वराज के लगभग 55 जो लीडर थे, उनको इन लोगों ने परेशान किया। 20 से ज्यादा लीडर को हमारे ये गिरफ्तार करके, डिटेन करके ले गए और बंद करके रखा। पूरी कोशिश की गई, हर तरह की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी अगर ये परिणाम आया है, तो ये सिर्फ जो है ना किसी के एग्रेशन का परिणाम नहीं है, सिर्फ जेएनजी के प्रोटेस्ट का परिणाम नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जेएनजी के प्रोटेस्ट का कुछ असर रहा होगा, लेकिन जैसे ही नितिन नवीन इस सीट को छोड़े, जन स्वराज की तरफ से लगातार हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, फ्लैट, अपार्टमेंट को चिरित कर रहे थे, पार्किंग कर रहे थे, उसका परिणाम है ये रिजल्ट। ठीक है तारिक जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि मुद्दे, और वो मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, वो मुद्दे थे जो जनता चाहती थी इस पर कोई बात करे, इस पर काम करे, बदलाव करे। प्रतीक जी, ये उपचुनाव के परिणाम क्या संदेश दे रहा है? क्या जनता चेहरे बदल रही है या राजनीति का तरीका? देखिए श्वेता जी, मैंने अभी बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तो तारीख थी जो 30 जुलाई थी, क्योंकि जैन जी के प्रोटेस्ट के बाद में जिस तरीके से युवाओं के अंदर उबाल था,
और देश के अंदर जो 18 से लेकर के और 29 साल तक के अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50 करोड़ वोटर हैं, तो उस और वो लगभग होते हैं 40 से 45%, और वो वहां पे जो नितिन नवीन जी वहां की उनकी सीट पे भी थे और दतिया पे भी थे। तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि अब जनता ने समझ चुकी है कि जो बीजेपी है उनको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मुद्दा यही तो है, मुद्दा पेपर लीक ही तो है, मुद्दा चंदा चोरी ही तो है, मुद्दा वोट चोरी ही तो है, मुद्दा कुशासन ही तो है, मुद्दा यही तो है कि वहां पे बिहार में जिस तरीके से AK-47 छात्रों के ऊपर चलाई जाती है, किस तरीके से बिहार के अंदर फेक एनकाउंटर किए जाते हैं, यही तो मुद्दा है कि जनता को आपने वादा किया था स्वराज का, लेकिन मिल क्या रहा है? अब कुशासन मिल रहा है और जनता ने इसी के खिलाफ वोट किया है। और आने वाले समय के जो चुनाव है, आज भी जयपुर की बात करूंगा, आज भी एक स्वर्ण समाज ने अपील की है, वोट कसम खाइए कि आने वाले नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव के अंदर बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो आने वाला समय जो है वो बीजेपी के लिए और कठिन होने वाला है, चुनाव की परिस्थिति को देखते हुए और लोगों की जो जागरूकता है उसको देखते हुए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखिए, उपचुनाव के बिसात बिछाई गई, जीत के लिए हर कोशिश की गई, लेकिन यहां पर परिणाम मैसेज दे रहा है। ये संदेश समझना होगा, ये सिर्फ 3 सीटों तक परिणाम सीमित रही है, ये दूर तलक जाएगा। और क्या अब राजनीति और अपनी रणनीति बदलने का वक्त है, आम जनता को समझने का वक्त है, या मुद्दों पे आने का वक्त है, ना कि कुछ और बयानबाजी का? ये हर पार्टी को समझना होगा, कम से कम इस परिणामों से सीखना भी होगा और मंथन भी करना होगा। चलिए, इस शिक्षा दीजिए इजाजत, लेकिन इस